हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 12 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूं, फिर से पार्लियामेंट की डिबेट्स, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके बाद प्रिविलेज मोशन, उसके बाद डाइथाइल ग्लाइकोल से रिलेटेड टॉपिक, उसके बाद सीबीआई, उसके बाद वंदे मातरम, उसके बाद कुछ फैक्चुअल, उसके बाद फिर ईडी, उसके बाद फिर राइसिन बायोटेररिज्म, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल, और उसके बाद भारतमाला परियोजना के बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो जैसा कि आपको पता है, पार्लियामेंट में बहसबाजी चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील है वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस ने इंडिया को डब्ल्यूटीओ में बेच दिया था। तो ये सब फालतू की बहसबाजी चल रही है। तो इसी में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया वाज सोल्ड टू डब्ल्यूटीओ। तो इस मार्केट के बारे में देख लेते हैं कहाँ बिका। तो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। ये 1995 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स को इसने सक्सेसर किया। 1947 में ये आया था और ये 1995 में आया। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा और स्विट्ज़रलैंड में, और इसके मेंबर्स 164। इंडिया मेंबर है? जी बिल्कुल, इंडिया मेंबर है। तो ये क्या करता है? फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करता है, टैरिफ बैरियर को रिड्यूस करता है, ग्लोबल ट्रेड रूल सेट करता है और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। एक बात इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली, इसके एक मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्लॉज को। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या कहता है? इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल मेंबर्स। यानी कि किसी कंट्री, इंडिया अगर यूएस पे कहता है कि आपके इंपोर्ट पर हम 5% टैक्स लगाएंगे, तो इंडिया को ऐसा हर एक देश के साथ करना होगा। तो वही है मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वायलेट दिस प्रिंसिपल। ये बात ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर कोई एक देश दूसरे देश के साथ करेगा तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को वायलेट करता है। अब आते हैं डब्ल्यूटीओ के मेजर एग्रीमेंट्स पर। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसी में आते हैं ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। ये दोनों अलाउ हैं और ये वाला अलाउ नहीं है। तो ग्रीन बॉक्स क्या है कि रिसर्च से रिलेटेड, इरिगेशन, डिजास्टर रिलीफ, इससे रिलेटेड आप कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो ये अलाउ है। ब्लू बॉक्स क्या है? अगर जो है फार्मर्स अपना प्रोडक्शन को लिमिट करते हैं तो ये सब्सिडी अगर उसको दी जाती है तो ये इसे ब्लू बॉक्स में आता है। तो ये भी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं है। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग क्या है? एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में क्या चीज़ होती है? एमएसपी आते हैं, इनपुट सब्सिडी होते हैं। तो ये सब जो है ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, इसलिए ये सब अलाउड नहीं होता है। तो दूसरे देश जो है हमेशा इंडिया पर यही आरोप लगाते हैं कि इंडिया जो है एमएसपी प्रोवाइड करके ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। अब आते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विल रिलीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डाटा फॉर जनवरी एज पर न्यू सीरीज। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। सीपीआई होती क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करती है। ये क्या करता है? एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। डेली क्या हाउस होल्ड की चीज़ें जो हैं, जैसे कि फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें, तो इनका बास्केट ऑफ गुड्स का जो चेंज आता है, एवरेज चेंज, उसी को मेज़र करता है क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड। तो सीपीआई कंबाइंड जो है आरबीआई यूज़ करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना है? 4% ±2%। तो इसमें से दो टाइप्स ऐसे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए और एग्रीकल्चरल लेबर के लिए। ये दोनों को लेबर ब्यूरो जारी करते हैं।
तो इसका बेस ईयर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए 2016 है, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए 2019 हो गया है। तो सीपीआई से रिलेटेड ये सीपीआई जो है कंज्यूमर एस्पेक्ट के लिए है। ये होलसेल लेवल पर होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको कौन जारी करते हैं? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसका बेस ईयर 2022-2023 होने वाला है। और एक प्रोड्यूसर साइड पे होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको भी एनएसओ जारी करता है और इसका बेस ईयर भी 2022-2023 है। अब इसी में न्यू सीरीज़ की बात की गई है कि अब सीपीआई जो है उसका बेस ईयर 2024 होगा। इसमें से कुछ कुछ बास्केट अपडेट किए जाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो जियो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह है वो सब भी ऐड किए जाएंगे और वीसीडी, कैसेट ये सब को हटाए जाएंगे। उसके बाद फूड का वेटेज जो है करीब करीब आधे था, तो उससे कम करके 36% पे लाया गया है। तो वो सब है। उसके बाद किरण रिजिजू ने कहा है, राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि ये जो है हाउस को मिसलीड कर ले। तो ये दोनों तो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, पढ़ना हमको पड़ता है। तो सबसे पहले तो वही राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज़ किया, तो उसी का जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि इन पर हम प्रिविलेज मोशन लगाएंगे। अब क्या है प्रिविलेज मोशन, तो उसे हम अपने स्टैटिक एज में देखेंगे। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है स्पेशल राइट्स है, पावर्स है और इम्यूनिटीज़ है जो एमपीज़ को दी जाती है, ताकि अपना फंक्शन जो है डेली पार्लियामेंट्री फंक्शंस अच्छे से निभा पाएँ। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है? तो फ्री डिबेट है, कोई लीगल एक्शन का फियर के बिना आप अपनी बात को रख सकें, डिग्निटी, पार्लियामेंट का डिग्निटी बरकरार रहे, तो ये सब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। 2 लेवल पर होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर। तो इंडिविजुअल लेवल पर क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट फ्रॉम एनीथिंग सेड इनसाइड हाउस, फ्रीडम फ्रॉम सिविल अरेस्ट केसेस ड्यूरिंग सेशंस। उसके बाद कलेक्टिव प्रिविलेज क्या है हाउस का? राइट टू पब्लिश डिबेट्स, राइट टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो ये 2 टाइप्स हैं। अब प्रिविलेज मोशन क्या होता है कि अगर कोई एमपी ऐसा फील करता है कि कोई मिनिस्टर या दूसरा एमपी कोई प्रिविलेज का ब्रीच कर दिया हो। क्या हो गया ये प्रिविलेज का ब्रीच? अगर कोई झूठ मूठ का इन्फॉर्मेशन पास किया हो, उसके बाद कोई डिस्टॉर्टेड फैक्ट प्रस्तुत किए हो, एमपीज़ को ड्यूटी निभाने में वो कोई रोक रहा हो, तो वो प्रिविलेज मोशन माना जाएगा। तो ऐसे इसका प्रोसीजर क्या होगा? तो सबसे पहले एमपी स्पीकर को नोटिस देंगे, फिर स्पीकर डिसाइड करेगा इसको एडमिट करना है या नहीं डिसाइड करेगा तो वहीं ख़त्म। आगे बढ़ाया तो प्रिविलेज कमेटी बनाया जाएगा। लोकसभा में 15 मेंबर के बनती है, राज्यसभा में 10 मेंबर के बनते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, रिपोर्ट सबमिट होता है, उसके बाद हाउस डिसाइड करता है कि क्या पनिशमेंट देना है। तो इससे रिलेटेड इतना ही। अब जो है मध्य प्रदेश में जो अक्टूबर में 20 बच्चों की मौत हो गई थी, तो उससे रिलेटेड जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ढेर सारे फेलियर थे, कोई एक फेलियर नहीं था। सबसे पहले तो ख़राब बैच की मेडिसिन लाई गई, उसके बाद टॉक्सिक केमिकल का यूज़ किया गया, कोई प्रॉपर क्वालिटी चेक नहीं किए गए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी उनका भी फेलियर था, और करप्शन तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। तो अगर ऐसा यूएस में हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो कोई सुनवाई हो भी रही है कि नहीं पता नहीं। तो हमारे स्टैटिक केस में सबसे पहले ये देखेंगे डाईइथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है। तो इसका जो है इंडस्ट्रियल केमिकल है ये। सबसे पहली बात, इसको कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और इसका इस्तेमाल बच्चों को सिरप में दिया गया है। तो इसमें इसका क्या काम होता है? एंटी फ्रीज का काम होता है, सॉल्वेंट का काम या ब्रेक का फ्लूइड के लिए यूज़ होता है। अगर ह्यूमन में इसका कंजम्पशन किया तो इसमें किडनी फेलियर का टेंशन रहता है, लिवर डैमेज हो सकता है और डेथ भी हो सकता है, चिल्ड्रन में तो खास करके। तो वही है। तो डाईइथाइल ग्लाइकोल इस बार के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये डायरेक्टली पूछ सकता है डाईइथाइल ग्लाइकोल इज़ इन न्यूज़। तो अब आगे देखते हैं।
हाउ CBI busted national cyber gang that used 20,986 illegal SIM to dupe people। तो वही CBI ने फ्रॉड को पकड़ा है। तो हमारे स्टैटिक एज में CBI इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो CBI का इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। CBI का इस्टेब्लिशमेंट 1963 में संथानम कमेटी, कई बार पूछ चुका है एग्ज़ाम्स में। ये अपने पावर कहाँ से लेती है? तो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। और ये किसके अंडर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो CBI अगर स्टेट्स में जांच करती है तो स्टेट्स एक जनरल कंसेंट अपना देते हैं या फिर स्पेसिफिक कंसेंट देते हैं। जनरल कंसेंट मतलब अगर कोई जनरल इशू है तो बिना स्टेट के परमिशन के आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। स्पेसिफिक कंसेंट अगर है तो केस टू केस बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और अगर मान के चलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उसमें इसका कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो CBI के डायरेक्टर को एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, एक कमेटी होती है, PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के सबसे हाईएस्ट जज के, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंटमेंट कर देती है। इनका टेन्योर क्या होता है? 2 ईयर्स का होता है। अब आगे चलते हैं। तो अभी जो वंदे मातरम के 150 साल हुए हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस जारी किया है कि ऑल 6 स्टैंजाज ऑफ वंदे मातरम रनिंग 3 मिनट्स एंड 10 सेकेंड मस्ट बिफोर नेशनल एंथम। अगर नेशनल एंथम और वंदे मातरम एक साथ बजाना है तो वंदे मातरम फर्स्ट प्रायोरिटी पे बजेगा और इसके बाद फिर नेशनल एंथम बजेगा। तो सबसे पहले अपने स्टैटिक एज में देख लेते हैं। वंदे मातरम 150 ईयर्स हो गया है। इसके ऑथर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लैंग्वेज ओरिजिनली संस्कृत में था और इसका स्क्रिप्ट था बंगाली स्क्रिप्ट। फुल वर्जन कितना है? 3 मिनट और 10 सेकेंड्स का। तो लास्ट के 2 स्टैंजर्स में शायद इंडियन गॉड और गॉडेस के प्रेज में है तो इसलिए उसको नहीं गाते थे। तो अब जो है होम अफेयर्स ने सारे 6 स्टैंडर्ड्स को गाना मैंडेटरी कर दिया है। अब आगे देखते हैं एक फैक्चुअल चीज़। आंध्रा हाउस ब्रिंग्स AI फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस फर्स्ट इन द कंट्रीज। तो कंट्री का कुछ भी फर्स्ट होता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आंध्रा हाउस ने AI फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस को लेके आया है। तो कोई भी MLA अपने सीट पर अगर होंगे तो AI से उनका अटेंडेंस बन जाएगा। तो ये इतना जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। अब है ED समन्स अमरिंदर सिंह सन इन फेमा केस। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं है। स्टैट्यूटरी? नहीं है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। ये कौन कौन से लॉ को इन्फोर्स करता है? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट विजय माल्या वाला 2018 वाला। ये तीनों लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी ED पर है। अब आगे देखते हैं। तो हैदराबाद का एक डॉक्टर जो सिंपल लाइफ जी रहा था तो पुलिस एजेंसी ने जब इंफॉर्मेशन उनको मिली तो पता चला कि वो राइसिन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने में लगा हुआ था टेररिस्ट पर्पस के लिए। तो राइसिन पहले देख लेते हैं होता क्या है। तो एक टॉक्सिक प्रोटीन पॉइजन होता है। तो इसका छोटा अमाउंट भी मार सकता है, जानलेवा है। इसका कोई एंटीडोट नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है? कैस्टर बीन से किया जाता है। तो ये मारता कैसे है? तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको सेल में उसको रोक देता है तो उससे सेल मर जाते हैं और लास्टली आदमी मर जाता है। तो ऑर्गन फेलियर हो जाती है। ये तो बात कहीं दी। तो एक बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है। ये 1972 में आया था और इन्फोर्स हुआ था 1975 में। इंडिया इसका मेंबर है। तो ये क्या क्या करती है? प्रोहिबिट करती है डेवलपमेंट को, प्रोडक्शन हो, स्टॉक पाइलिंग हो, यूज़ हो किसकी? बायोलॉजिकल वेपन्स की।
तो एंटी टेरर लॉ है हमारे पास, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 का लॉ है हमारे पास। अब देखते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स में क्या अंतर है। तो केमिकल में टॉक्सिक केमिकल का यूज़ करते हैं और बायोलॉजिकल में लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया और टॉक्सिन हो गया, उसका यूज़ करते हैं। इसका केमिकल का रिजल्ट इमीडिएट होता है, तो बायोलॉजिकल का टाइम लगता है लेकिन ज़्यादा घातक होता है। और इसका कंट्रोल केमिकल का रिलेटिवली इजी है, बायोलॉजिकल का काफ़ी टफ है। अब आगे चलते हैं। शशि थरूर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल डाला है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो कहना चाहते थे कि जब भी कोई स्टेट बनता था तो ज़्यादातर बड़े स्टेट जो हैं अनमैनेजेबल हैं और जो स्टेट का कैपिटल है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, तो वेलफेयर स्कीम्स उससे नहीं पहुंच पाती है। ज़्यादातर स्टेट पॉलिटिकल प्रेशर के कारण बनता है, इमोशनल डिमांड्स जो होती हैं उनसे बनता है। इलेक्शन के कैलकुलेशन, अगर इलेक्शन जीतना हो तो उसके लिए बना दिया जाता है। तो नया बिल का लाने का मकसद इनका है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए कि पॉपुलेशन, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही नए स्टेट बनाने चाहिए। और मतलब कोई एडहॉक मैकेनिज़्म नहीं होना चाहिए, कोई परमानेंट मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक एज में जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 3 हमारा, पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट, इंक्रीज और डिक्रीज एरिया, अल्टर द बाउंड्रीज, चेंज नेम। तो ये कर सकता है किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। और सबसे पहले इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है कि सबसे पहले बिल को स्टेट में भेजा जाता है, उनका ओपिनियन लिया जाता है, तब जो है पार्लियामेंट में पास होके प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर इस पर अपना ओपिनियन नहीं देती कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ये बाइंडिंग नहीं होगा। तो इसका स्टेट का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। 1948 में धार कमीशन आया जस्टिस एस.के. धर के लिए। तो उन्होंने भी रिकमेंडेशन में दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए। तो उसके बाद भी बात नहीं बनी। तो 1948-49 में जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों ने भी रिकमेंडेशन दिया कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, यूनिटी और स्टेबिलिटी के लिए अगर नेसेसरी है तो। लेकिन तब तक में 1953 में आंध्रा मूवमेंट आ गया था। पोट्टी श्रीमालू ने 56 दिन का फास्ट किया था तेलुगु स्पीकर के लिए, तो उनका डेथ हो गया था। तो ढेर सारा प्रोटेस्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट ने नया स्टेट बना दिया। तो नया स्टेट ये बन गया, तो दूसरे स्टेट भी और डिमांड करने लगे कि हमें भी चाहिए अपना स्टेट। तो उसके बाद फजल अली कमीशन आया 1953 में। इसने अपना रिपोर्ट 1955 में सौंपा। इसके मेंबर्स ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक फजल अली हो गए, के.एम. पनिक्कर हो गए और एच.एन. कुजरू हो गए। तो लैंग्वेज एज ए बेसिस इन्होंने मान लिया। तो उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया। कौन सा अमेंडमेंट था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे 14 स्टेट बने और 6 यूटीज़ बने। उसके बाद जो है स्टेट लगातार नए नए स्टेट बनते चले गए। तो 1968 में बॉम्बे प्रोविंस से महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1963 में असम बना, असम से हटके नागालैंड का क्रिएशन हुआ। उसके बाद पंजाब से हरियाणा का क्रिएशन हुआ। 1978 में हिमाचल प्रदेश जो है फुल स्टेट था, बन गया। ये पहले यूटी हुआ करता था। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बने। उसके बाद 1975 में सिक्किम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग, झारखंड बिहार से अलग, उत्तराखंड यूपी से अलग, और 2014 में तेलंगाना, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद है भारतमाला रोड प्रोजेक्ट। तो इसमें काफ़ी गड़बड़ी के आरोप में डिप्टी कलेक्टर को ये सब को अरेस्ट किया गया। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? भारतमाला परियोजना। तो सबसे पहले तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली फंडेड नहीं है।
लॉन्च कब हुआ? 2017 में, सॉरी। कौन इम्प्लीमेंट करती है? तो NHAI इम्प्लीमेंट करती है। इसका मकसद क्या है? तो नेशनल हाईवे कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना, ट्रैवल टाइम को कम करना, बॉर्डर पे कनेक्टिविटी बढ़ाना। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं? तो इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गए, इंटर कॉरिडोर हो गए, कोस्टल रोड हो गए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हो गए, तो ये सब बनाना। तो ये सब तो मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही फैक्चुअल था तो दे दिया। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ तो न्यूज़ नहीं था, बस पार्लियामेंट से रिलेटेड ढेर सारे बहसबाजी हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय।